औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम है खबर के साथ और मैं हूं आपके साथ आपको मेजबान मोहम्मद अली। नाजरीन, महंगाई महंगाई और हुकूमत की सबसे बड़ी नाअहली की बुनियाद महंगाई, क्योंकि अगर हुकूमत कोई अच्छा काम भी करने जाती है तो उसके पास उसे महंगाई का एक जिन बैठा हुआ दिखाई देता है, जो उस तमाम तर सूरत हाल या उन अच्छे कामों पर, अच्छे इकदामात पर धूल फेंक देता है, जिसकी वजह से हुकूमत की नाअहली खुलकर सामने आती है। और बबांग दहल आज अवाम निकले हैं। आज अपोजिशन जमातों की जानिब से मुख्तलिफ इलाकों में एहतजाज की कॉल दी गई और भरपूर अंदाज में एहतजाज किया भी गया और वाज़े तौर पर हुकूमत से मुतालिबा किया गया कि रिलीफ नहीं दे सकते तो तकलीफ देने से भी गुरेज करो। इस सूरत हाल के अंदर अवाम का जीना दो भर हो चुका है। मैं आपको वाज़े करता चलूं कि अगर गवर्नर सिंध, गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकर साहब की जानिब से वाज़े तौर पर कोई अहकाम आता है और कोई बयान आ जाता है कि जनाबे वाला, अगर जहां महंगाई बढ़ी है वहां पर अवाम की इस तमाम तर सूरत हाल के अंदर भी आमदनी में 4% इजाफा हुआ है, तो रजा बाकर साहब को यह बात सोचनी चाहिए कि 4% का इजाफा किस हद तक अवाम के लिए सूदमंद साबित हो सकता है। लेकिन ऐसी सूरत हाल शायद मौजूदा हुकूमत या मौजूदा हुकूमत के तैनात करदा तमाम ब्यूरोक्रेट्स ये बात कोसों दूर तक सोचने पर मजबूर दिखाई नहीं देते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जानिब से भी आज कराची में भरपूर अंदाज में एहतजाज किया गया, जिससे वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने भी खिताब किया और उन्होंने वाज़े तौर पर यह नारे तक लगवा दिए कि आटा चोरो, चीनी चोरो, हमारी जान छोड़ो। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुस्तफा बलोच साहब। बहुत शुक्रिया मुस्तफा भाई, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। मुस्तफा भाई, क्या कहना पसंद करेंगे सर इस सूरत हाल के अंदर? आप लोग महंगाई के लिए निकले हुए हैं और वहीं पर जो है वो फवाद चौधरी साहब का स्टेटमेंट सामने आ जाता है कि इतनी महंगाई नहीं है जितना आप लोगों ने शोर मचा रखा है। जी, अस्सलाम वालेकुम अली। जैसे कि आपने अपने इंट्रो में बताया कि ये सीएम साहब ने भी आज एक प्रोटेस्ट लीड किया है मलीर में और वहाँ पे काफ़ी तादाद में लोग भी शरीक हुए। और देखिए, अब लोग खुद आ रहे हैं, कोई भी प्रोटेस्ट हो रहा है तो लोग खुद आ रहे हैं। जैसा आपने हमारा जलसा देखा, उसमें भी काफ़ी ज़्यादा मिकदार में लोग थे। तो कहने का मकसद ये है कि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ती जा रही है और कोई पुरसाने हाल नहीं है, और अगर आप सवाल पूछें तो जो है वो हुकूमत की नुमाइंदे दाएं बाएं कर देते हैं, या तो वो जो है कोई बिल्कुल ही नॉनसेंस किस्म की जस्टिफिकेशन देते हैं, जैसे गंडापुर साहब ने लास्ट टाइम दी थी। तो ये तो कोई आप यकीन करें कि पब्लिक इज फेड अप, लोग बेजार आ चुके हैं। डॉलर की कीमत बढ़ रही है, इनको लग रहा है कि डॉलर की कीमत बढ़ने से भाई आपकी जो है वो बाहर मुल्क में जो लोग रहते हैं वो अगर पैसे यहाँ भेज रहे हैं तो उससे पाकिस्तान को फायदा होगा। ये कौन सी लॉजिक है? ये स्टेट बैंक के गवर्नर साहब ने जो 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 मंतक दी है, इस पे तो लोग मजाक उड़ा रहे हैं उनका। इस पे तो लोगों ने एक मजाक बना दिया है कि मतलब ये शख्स तो वो हैं जिन्होंने इजिप्ट की इकोनॉमी बिठा दी जी। इनको ला के यहाँ पे, पहले तो मैं इस बात पे हैरान हूँ, ऐसे लोगों को लायक क्यों जाता है? जिन लोगों का कोई पाकिस्तान में स्टेक ना हो, उन लोगों को अहम इदारों में ला के आप बिठा दें और वो मुल्क की 22 करोड़ की आवाम की जो है ना माशी फैसले करें। ये इस चीज के तो हम सख्त खिलाफ हैं, ये नहीं होना चाहिए। ये एक दफा प्रेसिडेंट सेट हो जाए कि ये ऐसे हम क्या पाकिस्तान में कोई तालीम याफ्ता या इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स या हमारे फाइनेंस के विजिट्स नहीं है? बिल्कुल हैं, अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं। तो आपको क्या जरूरत है कि आप बाहर से, ठीक है वो पाकिस्तानी, लेकिन उन्होंने जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उनका इजिप्ट में, वो तो सबके सामने है। वो तो मशहूर है कि उन्होंने इजिप्ट की इकोनॉमी बिठा दी। तो आज क्या उनको टास्क मिला था ये पाकिस्तान की इकोनॉमी बिठाने का, जो कर तो हो चुके हैं। और अब अफसोस की बात ये है कि वजीर आजम इज टोटली नॉन सीरियस। आप देखें, उनसे नोटिफिकेशन निकल नहीं रहा। एक नोटिफिकेशन के चक्कर में उन्होंने पूरा मुल्क का जो है ना वो सबकी नजरें एक नोटिफिकेशन में कि भाई कब नोटिफिकेशन निकलेगा तो मुल्क के इदारे भी जो है वो अपने ट्रैक पे चलेंगे जी। हर इदारे में उन्होंने जो है ना वो अपनी एक अना, एक जिद, एक तकब्बुर उनका जो है कि भाई मैं नहीं करूंगा, मेरी मर्जी के हिसाब से जो होगा। ये चीजें देखें, ये अवाम अब बर्दाश्त नहीं करेगी।
और खासकर बलोच, देखिए यहाँ पर जो सूरत हाल इस वक्त देखने में आ रही है, अगर मैं किसी विफाकी वजीर से सवाल करूं या फिर चलें ठीक है वफाकी वजीर खजाना जिनको अब मुशीर खजाना लगा दिया गया है, उन्हीं के हवाले से बात कर लेते हैं। मुशीर खजाना साहब फरमाते हैं कि जी मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि पेट्रोल अगर महंगा हो गया है तो इतना शोर क्यों मचा हुआ है, पूरी दुनिया के अंदर महंगा हुआ है। और अभी शहबाज गिल साहब का स्टेटमेंट मंजर-ए-आम पर आया है, मौसूफ फरमाते हैं कि जी पूरे दिन में पूरी दुनिया के अंदर जो है वो 10 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूटा है, लेकिन मौसूफ को यह कौन बताएगा कि सर पाकिस्तान में भी 70 साल महंगाई का रिकॉर्ड टूट चुका है। देखिए, महंगाई का रिकॉर्ड टूटा है तो महंगाई का रिकॉर्ड अगर ये कोविड का बहाना बनाते हैं कि दुनिया में महंगाई का रिकॉर्ड टूटा है, तो फिर दुनिया में फिर इस तरह लोगों को बेरोजगार भी नहीं किया गया जो पाकिस्तान में किया गया जी। दुनिया में इस तरह जो है वो चीनी की कीमतें भी जो है ना नहीं बढ़ी, और चीनी माफियाज को जो ये लेके इन्होंने एक साल लोगों को जाया किया कि हम चीनी माफियाज के खिलाफ हैं, हम आटा माफिया के खिलाफ हैं, हम फलाना माफिया के खिलाफ हैं। वो सारे माफियाज कहाँ हैं? किसको पकड़ा इन्होंने? किसी एक का नाम बता दें आप मुझे, किसी एक शुगर इंडस्ट्रीज का नाम बता दें, किसी एक बड़े जागीरदार का नाम बता दें जिसको इन्होंने कोई जेल में कौन था? जेल में खुर्शीद शाह साहब थे, जेल में आपके पीपल्स पार्टी के लोग थे, जेल में नून लीग के लोग थे। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब इनके जो केसेस थे वो इतने वीक थे कि वो सब वापस बाहर निकल चुके हैं। लेकिन कहने का मकसद है कौम का वक्त जाया हुआ है, कौम के 3 साल जाए हुए हैं। आप देखें कि डॉलर कहां से कहां पहुंच गया, आपका पाउंड कहां से कहां पहुंच गया, आपका यूरो कहां से कहां पहुंच गया, और ये इस पे जो है ना एक अजीबी लॉजिक लेके आ रहे हैं कि भाई इसके रेट बढ़ने से जो है ना वो आपको मुल्क को माशी तौर पर फायदा होगा, तो आवाम बिला वजह। बलोच साहब देखिए बात यहां पर यह है कि अगर चलें ठीक है इतना तबर्रा करना बिल्कुल 100% जायज है, आप अपोजिशन जमात के रहनुमा हैं, लेकिन सर तबर्रे के साथ साथ कुछ अमली तौर पर भी काम होना चाहिए ना सर। ऑपोजिशन, माजी की ऑपोजिशन को आप देख लें कि जी बेहतरीन ऑपोजिशन का अगर खिताब किसी को दे दिया जाए तो वो इमरान खान साहब को, और बदतरीन हुकूमत का अगर खिताब दे दिया जाए तो वो इमरान खान साहब को। चलें ठीक है बदतरीन हुकूमत उनको मिल चुकी है, आप बेहतरीन ऑपोजिशन का किरदार तो अदा करें सर। मैं आपका सवाल बिल्कुल बहुत अपने इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, इसका एक सिंपल आपको मैं जवाब दूंगा कि ये तो आप मानेंगे ना कि ये वाहिद हुकूमत है जी जी जिसको सबसे ज्यादा सपोर्ट मिली है। बिल्कुल ये वाहिद हुकूमत है। ना पीपल्स पार्टी को कभी सपोर्ट मिली इस तरह, ना नून लीग को कभी इस तरह से। हाँ, नून लीग को कुछ जगहों पे मिली थी, लेकिन पीपल्स पार्टी को कभी इस तरह सपोर्ट नहीं मिली है। अच्छा। मैं तो कहता हूँ नून लीग को भी इस तरह कहीं सपोर्ट नहीं मिली होगी जो सपोर्ट इमरान खान नियाजी को मिली है जी। मतलब आप देखें, कोई इनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस चाहिए, बंदे पूरे हो जाते हैं इनके, कोई टेंशन नहीं है इनको सेनेट में अपना बदला लाना है, कोई मसला नहीं है, उसके लिए भी तैयारी हो जाएगी। इनको आरटीएस रुकवाना है, वो आरटीएस में भी जो है ना इनका काम हो जाएगा। तो इलेक्शन से लेके अब तक जो है वो इनके तो सारे मामला तय हो रहे हैं, इनको तो कोई करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। तो इनको जो सपोर्ट मिल रही है उस सपोर्ट के बावजूद भी अगर ये हाल है इनका, जी जी, इतनी सपोर्ट अगर हमें मिलती तो हम तो पाकिस्तान को पता नहीं कहां से कहां ले जाते। तो सर जमहूरी कुव्वत होने का दावा क्यों करते हैं फिर आप लोग? मुस्तफा बलोच साहब देखें, नहीं बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदे की हैसियत से आप बिल्कुल बात करें सर, लेकिन अगर आप अब भी सपोर्ट को रहेंगे कि इतनी हमें अब सपोर्ट मिल जाती तो हम हुकूमत कहां से कहां ले जाते। सर एक जमहूरी जमात के रहनुमा को ये बात जेब देती है कि वो सपोर्ट की बात करे सर? नहीं, देखें अगर सपोर्ट से मेरा मतलब ये है कि सपोर्ट से मेरा मतलब ये है कि साजिशें ना हो। जैसे हमारे दौर में आपने देखा आईजीआई को बनाया गया जी जी, अब आईजीआई बनी, आईजीआई ने एक पॉलिटिकल हुकूमत को डिस्टेबलाइज किया। अब ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी ना, उसकी वजह से हमें कभी भी पूरा फुल टर्म नहीं मिल पाया मोहतरमा के टाइम। तो वो सारी चीजें, मेरा कहने का मकसद है अगर ये चीजें ना होती हमारे साथ जी, हमें एक सुकून से गवर्नेंस करने दिया जाता। गिलानी के साहब के जमाने में आप देखें कि उनको जिस तरह मियां साहब काला कोट पहन के पहुंच गए थे और वो जो है वो एक केस में गिलानी साहब को जो है ना वो फारिग कर दिया गया था जी। तो ये सारी साजिशें हमारे साथ हुई है ना, इनके साथ तो प्रॉब्लम ये रहा कि इनको तो मतलब हमें जेलों में डाला है। मतलब पाकिस्तान की तारीख में ऐसा कभी नहीं हुआ होगा, आपने कभी नहीं देखा होगा कि पूरी की पूरी ऑपोजिशन जेल में बैठी है और बस एक पार्टी जो है ना वो 100 सीटों के साथ जो हुकूमत कर रही है। तो मुस्तफा बलोच साहब देखें, अगर चलें ठीक है 3 साल ये गुजर गए, 3 साल से पहले का दौर देख लेना सर, मियां साहब का दौर था, कितनी मजबूत ऑपोजिशन थी सर कि अगर मियां साहब कहीं पिन भी हिला दें तो फौरन ऑपोजिशन की तरफ से उसका रिएक्शन आता था, ऑपोजिशन उसके खिलाफ बयानात देती थी, तनकीद करती थी। सर ऑपोजिशन की बेंचों में भी आपको कुछ सन्नाटा नहीं दिख रहा? मुझे तो दिख रहा है सर।
देखिए ऑपोजिशन की एक जाहिर है, अब पीडीएम के बाद एक डिफरेंस आ चुका है। पीपल्स पार्टी इंडिविजुअली अपनी ऑपोजिशन चला रही है और अपने जितने भी प्रोटेस्ट कर रही है, पीडीएम अपने हिसाब से कर रही है। वो कब कहाँ जाके ऊँट किस करवट बैठता है तो मुस्तफा बलोच साहब सोचे ना सर, दुश्मन का दुश्मन दुश्मन ही होता है। नहीं, बात आपकी सही है, लेकिन कहने का मकसद है कि हालात और वाकयात कुछ ऐसे हो गए थे बीच में जिसकी वजह से हमें पीडीएम से अलग होना पड़ा। अच्छा। लेकिन उसका पीडीएम का नजरिया भी एक ही है कि भाई इस हुकूमत को घर जाना चाहिए, और हमारा नजरिया भी एक ही है कि इस हुकूमत को घर जाना चाहिए, और हम और 22 करोड़ आवाम का भी नजरिया ये है कि इस हुकूमत को घर जाना चाहिए। आप अगर इंडिपेंडेंट सर्वे कर लें अली, आप अगर आप माशाल्लाह जबरदस्त एक जर्नलिस्ट हैं, आप अगर बाहर निकलें और आप लोगों से पूछें तो लोगों की जो राय है वो मेरे ख्याल में आपको खुद को पता है कि लोग क्या इस वक्त जो है ना किस हालात से गुजर रहे हैं, और क्या आपके ताजिर बरादरी हो, क्या आपका एक मजदूर तबका हो, एक डेली वेजर हो, एक दुकानदार हो, एक मतलब आप बताएं इस हालत में इंसान खाए या अपने घर तो सर देखे भी तो ना, किसी की तरफ देखने के लिए कौन बचा है मुस्तफा बलोच साहब? देखने के लिए कौन बचा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बची है, मुस्लिम लीग नून बची है, कौन सी ऐसी जमात बची है जिसकी तरफ देखकर आवाम जो है वो अपने दिल को दिलासा दे सकते हैं कि शायद ये हुकूमत को घर भेज दे और हालात को बेहतर कर दे? देखिए ये जाहिर एक स्ट्रगल होगी जी, क्योंकि इस नाअहल हुकूमत को जिस तरह लाया गया है उस तरह इनको निकालने के लिए भी एक स्ट्रगल हमें करनी पड़ेगी। अच्छा। हमें स्ट्रगल करनी पड़ेगी, उस स्ट्रगल में सब अपना रोल प्ले करेंगे। जाहिर है पीएमएलएन भी अपना रोल प्ले करेगी, हम भी अपना रोल प्ले करेंगे, बट दिस गवर्नमेंट हैज टू गो। इसका रहना सर अगर अब भी इतने जय्यद सियासतदानों पर मुश्तमिल मुस्तफा बलोच साहब, इतने जय्यद सियासतदानों पर मुश्तमिल जमातें भी अगर इस स्ट्रगल की बात करें तो सर मैं फिर ये बबांगे दहल ये बात माजरत के साथ कहूंगा सर, इतने अरसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या मुस्लिम लीग नून ने सियासत में आलू छोले तो नहीं बेचे ना सर? नहीं, देखिए स्ट्रगल से मेरा मुराद ये है कि आप पार्लियामेंट में भी स्ट्रगल हमें करनी पड़ेगी ना। पार्लियामेंट में भी मुजाहिरे, असल तो फोरम पार्लियामेंट है। पार्लियामेंट के बाद अगर पार्लियामेंट में जैसे फॉर एग्जांपल वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम ले आते हैं, ये भी सबसे बड़ा एक हथियार है। जी जी, तो आपको खदशा है ना सर बंदे बिक जाएंगे? जी देखिए बिल्कुल, इस वक्त तो इनके पोजीशन तो इनकी अपनी जो इनके अपने लेफ्ट राइट में है और पीटीआई के अपने जो लोग हैं वो खुद जाहिर है मुंह छुपाते फिर रहे हैं, अपने हलकों में नहीं जा रहे। उनको भी पता है कि किस मुंह से जाएंगे, तो वो तो सबसे पहले इस कश्ती से छलांग मारेंगे जी। तो पीटीआई के अंदरूनी हालत भी कोई अच्छे नहीं है, तो ये इनके 40-50 बंदे तो आराम से निकल आएंगे। अच्छा, तो सर आप भी कोई कोशिश कर ले सर, अगर 40-50 बंदे आराम से निकल आएंगे। मुझे थोड़ा याद पड़ा सर, 1.5 साल पहले हलीम आदिल शेख साहब ने एक स्टेटमेंट दिया था कि आप लोगों के 22 एमपीएस उनसे राब्ते में थे। तो मैंने हलीम आदिल शेख साहब से ये सवाल किया था कि हलीम आदिल शेख साहब इसको मैं क्या समझूं, सियासी बयान है, जाती बयान है, या आपकी दवा का नाका हो गया? तो उन्होंने कहा नहीं जी मेरा सियासी बयान है और 22 एमपीएस राब्ते में, बाद में चलें ठीक है उस बयान का धड़म तख्ता हो गया। आप भी कोई ऐसा स्टेटमेंट तो दें, कोई ऐसा कॉन्फिडेंस तो दिखाएं। देखिए अली आपने एक थोड़ा कॉमेडी वाली बात कर दी इसमें। वो हलीम आदिल शेख साहब को तो उनकी पार्टी सीरियस नहीं लेती सबसे पहले। अच्छा, और फिर भी ऑपोजिशन लीडर बनाया उन्होंने जो अपना खुद मजाक बना दिया है इस 2-3 सालों में, तो ये तो आप मेरी बात याद रखें कि इस हुकूमत के जाने के बाद ये भी नजर नहीं आएंगे। अच्छा, तो सर मुस्तफा बलोच साहब ये भी क्लियर करें ना, आज जिनके खिलाफ सर जमहूरी कुव्वतें चले, मैंने आपका बयानिया इख्तियार कर लिया सर, जिनके खिलाफ जमहूरी कुव्वतें मुस्लिम लीग नून, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जमीयत उलमा इस्लाम इतना तबर्रा कर रहे हैं सर, वो आप लोगों की जमातों में भी मुस्तकबिल में नजर नहीं आएंगे सर? नहीं, क्या कहने का मकसद क्या आपका? मेरे कहने का मकसद ये सर कि आपने कहा ये लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में नजर नहीं आएंगे, तो मैं ये भी कहना पसंद करूंगा ना सर मुस्तकबिल करीब के अंदर वो आपकी भी किसी जमात में नजर नहीं आने चाहिए? नहीं, इनकी तो इनका ट्रैक रिकॉर्ड जो है ना वो रहा, ये एंटी पीपल्स पार्टी रहे हैं। अच्छा, और ये कभी काफ लीग में, कभी भाई इनके एक नून लीग में होते थे, फिर ये खुद इनको कोई और जगह नहीं मिली तो ये पीटीआई में आ गए। तो पीपल्स पार्टी में तो ऐसे लोगों की जगह है ही नहीं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो पीपल्स पार्टी में अल्हम्दुलिल्लाह जो हैं वो हम जैसे मैं हूँ, मेरे वाले साहब पीपल्स पार्टी में 50 साल से हैं, तो हम लोग इस पार्टी में हैं और हमारा जीना मरना इसी पार्टी में। तो मुस्तफा बलोच साहब चले ठीक है, दोबारा मुद्दे की तरफ ही आ जाते हैं ना। देखिए ना, एक पार्टी को एक क्रेडिट दें कि एक पार्टी 50 साल से इस मुल्क में सियासत कर रही है और उस पार्टी ने 2 लीडर्स अपने कुर्बान किए इस जमहूरियत के लिए। मजाक नहीं है, कोई एक पार्टी मुझे बता दें आप। नहीं सर, बिल्कुल देखें, हर बंदा ये बात मानता है कि चलें ठीक है कुर्बानियां हैं, कुर्बानी के बलबूते के ऊपर ही सियासत हो रही है पाकिस्तान के अंदर, और पाकिस्तान में सियासत करने के लिए कुर्बानी मांगी जाती है, मैं मानता हूं ये बात। लेकिन मुस्तफा बलोच साहब देखिए, यहां पर जो सूरत हाल पैदा हो गई है ना, चलें उसके तनाजुर में बात कर लेते हैं। आप
एहतजाज पर निकले हुए हैं। दूसरी बात, मैंने एक ऑपोजिशन के रहनुमा को कहते हुए सुना कि एक मौका मिलना है और हम हुकूमत को घर भेज देंगे। सर, माजरत के साथ इतने मौके मिल चुके हैं हुकूमत को घर भेजने के लिए, लेकिन बात दरअसल यही है, हर बॉल आप लोगों के बैट के ऊपर से निकल जाती है। नहीं देखें, मौके तो वाकई में इन्होंने बहुत दिए जी, और उन मौकों पे हमने तो पूरी कोशिश की थी, और वो अनफॉर्चुनेटली पीटीएम में कुछ नादान दोस्त थे जिन्होंने उस मौके का सही फायदा नहीं उठाया। क्योंकि अगर आप देखें, गौर से देखें तो पंजाब की गवर्नमेंट इनकी बहुत वीक है। पंजाब में अगर नून लीग थोड़ी एफर्ट करती और बोजदार को हटाने के लिए अगर ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेके आती, मोशन लेके आती, तो बोजार तो कब का फारिग हो चुका होता। लेकिन उन्होंने शायद शॉर्टर इंटरेस्ट को नहीं देखा, उनका नजरिया शायद कुछ और होगा कि भाई अगले इलेक्शन के तरफ वो जाने के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो वो अगर वो उस वक्त कर लेते तो आज पंजाब की आवाम इस वक्त जो है ना रिलीफ में होती। अच्छा, तो मौके तो थे, और जैसे हमने मौके तो दिखाई हमने ना, बाई इलेक्शन हो, आपके सेनेट इलेक्शन हो, जिससे पीडीएम बाइकआउट करना चाह रही थी, जो कि मेरे ख्याल में बिल्कुल एक सोल्यूशन नहीं था। बाइकआउट करना कभी भी सोल्यूशन नहीं है। बाइकआउट की जगह आप उसमें पार्टिसिपेट करें। और देखें ना, बाई इलेक्शन में पेशावर से लेकर कराची तक और क्वेटा तक तमाम इलेक्शंस को जो है वो पीटीआई हार चुकी है। अच्छा। उसके बाद आप सेनेट इलेक्शंस को देख लें, सेनेट इलेक्शंस में एक्सपोज हो गए ये लोग। तो सर, ये तकरीर करना, एहतजाज करना, ट्रैफिक जाम कर देना या ट्रैफिक की लंबी कतारें लगवा देना, ट्रैफिक का निजाम दरम बरम कर देना, इस सूरत हाल के अंदर आपको लगता है हुकूमत को घर भेज पाएंगे? उससे हुकूमत का तो कोई नुकसान नहीं है। नहीं देखें, ट्रैफिक का तो खैर हम बिल्कुल कोई हमारा इरादा नहीं कि ट्रैफिक जाम हो, लोगों को तकलीफ हो। लेकिन जिन लोगों ने 126 दिन लोगों का जीना आराम किया हुआ था और रोड बंद किए हुए थे, और हमारे कैपिटल में इस्लामाबाद में जो है वो एक पूरा एक मेला लगाया हुआ था जी, उन लोगों की तरह तो खैर हम नहीं कर रहे। लेकिन ये 126 नहीं है, मेरे ख्याल में 26 दिनों की जो है ना मार है वो। अच्छा, तो मतलब ये आप लोग दावा कर रहे हैं सर, ये कॉन्फिडेंस कह रहे हैं? अगर हमारा लॉन्ग मार्च यहाँ से इस्लामाबाद निकला ना, तो 26 दिन भी बहुत है। आप देखना, ये नहीं दिख पाएंगे। अच्छा, तो ये इसको मैं क्या बोलूं सर, सियासी बयान है, जाती बयान है? ये अब जो आपको सही लगे। अच्छा, चलें, ठीक है। मुस्तफा बलोच साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमारे साथ मौजूद थे, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। कहना उनका ये था कि जी 26 दिन की मार है ये हुकूमत, जबकि इससे पहले वाली जो हुकूमत थी उसको गिराने के लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से 126 दिन का धरना दिया गया था, लेकिन हासिल वसूल उसका कुछ भी नहीं हुआ। बाद में उन्होंने वो धरना खत्म करने का ऐलान कर दिया। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल दिखाई दे रही है कि जी जगह जगह पर एहतजाज का सिलसिला जारी है। मैं पूछता हूं ऑपोजिशन जमातों से, और आज ऑपोजिशन जमातों के ही रहनुमा मेरे साथ मौजूद होंगे, और उन्हीं से ये बात मैं पूछूंगा कि जनाबे वाला, इस एहतजाज का जो है वो सही मानों में आउटपुट क्या निकलने वाला है, या इस एहतजाज का तरीकाकार जो आप लोगों ने इख्तियार किया है, हुकूमत को उससे कोई फायदा होगा? लेकिन अगर सूरत हाल कदरे मुख्तलिफ दिखाई दे तो पूरे पाकिस्तान के अंदर जगह जगह पर एहतजाज या धरने करने के बाद आवाम को परेशान ही किया जाएगा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यह है कि एक जानिब जहां हुकूमत ने महंगाई करके, बेरोजगारी करके हुकूमत को परेशान कर दिया है, वहीं पर एहतजाज का सिलसिला जो जारी रहेगा, उस सिलसिले के अंदर मामलात क्या रहेंगे और उस सिलसिले के अंदर आवाम किस हद तक काम धंधा छोड़कर और एहतजाज पर मजबूर दिखाई देंगे। लेकिन आगे आने वाले वक्तों में यह सूरत हाल मजीद वाज़ेह हो जाएगी। लेकिन एक बात तो मानने वाली है कि महंगाई मुसलसल बढ़ रही है, और ब्रेक के बाद मैं कुछ ममालिक के अदाद-ओ-शुमार आप लोगों के सामने रखूंगा कि अगर बताया जा रहा है कि पूरी दुनिया में पेट्रोल महंगा हुआ है, महंगाई हुई है, तो वहां पर मजदूर की उजरत कितनी है, इस पर भी बात करेंगे। एक ब्रेक के बाद प्रोग्राम को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे, और एक बात मैं आपको वाज़े तौर पर कहना चाहूंगा कि कुछ लोग ये बात बोलते हैं कि पेट्रोल की प्राइसेस या फिर महंगाई पूरी दुनिया के अंदर हो रही है। उन्हीं तमाम तर लोगों को जो कि शायद अहमकों और जाहिलों की जंगल में बाकायदा अपना एक प्लॉट बुक करा चुके हैं, उनके लिए कुछ मैसेज देना चाहूंगा, उनके लिए कुछ एदाद शुमार दुनिया भर से जो है वो आप लोगों के सामने रखना चाहूंगा। मैं बात करूंगा मुत्तहदा अरब अमारात की। 117 रुपए लीटर वहां पर पेट्रोल है, जबकि मजदूर की कम से कम उजरत 3500 रुपए है। सऊदी अरब में 107 रुपए लीटर पेट्रोल है, जबकि मजदूर की कम से कम उजरत 4500 रुपए है। चाइना की अगर मैं बात करूं तो वहां पर पेट्रोल 205 रुपए लीटर है, जबकि कम से कम मजदूर की उजरत 2000 रुपए है। अगर मैं बात करूं रियासत अमेरिका की, तो मैं आपको वाज़ेह करता चलूं कि अमेरिका में 165 रुपए लीटर पेट्रोल है, जबकि मजदूर की कम से कम उजरत 10,000 रुपए। सिक्का राइजुल वक्त है। आपको बताता चलूं बरतानिया में
205 रुपए लीटर जो है वो पेट्रोल है। जबकि मैं आपको यह वाजे करता चलूं कि जी बर्तानिया में मजदूर की कम से कम उजरत 12,000 रुपए है। और मैं आपको यह भी वाजे करता चलूं कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के अंदर 210 रुपए लीटर पेट्रोल है, जबकि मजदूर की कम से कम उजरत जो है वो एक दिन की दिहाड़ी जो कंसीडर की जाती है, मैं आपको ये उसके आदाद शुमार बता रहा हूं कि इंडिया में 2,000 रुपए जो है वो दिहाड़ी मजदूर को दी जाती है। आगे बढ़ते हैं, बांग्लादेश हमारे सामने कायम होने वाला मुल्क, और बांग्लादेश के अंदर 175 रुपए लीटर पेट्रोल है, जबकि मजदूर की कम से कम दिहाड़ी वहां पर 1800 रुपए है। और अब मैं आप बात करता हूं इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की, जिसको अल्लाह ताला ने एक सादिक और अमीन लीडर से नवाजा है। वहां पर 138 रुपए लीटर पेट्रोल है, जबकि मजदूर की कम से कम उजरत 800 रुपए दिहाड़ी है। और मैं आपको यह भी वाजे करता चलूं कि ऐसी जो है इमरान अहमद खान नियाजी साहब, उनकी जानिब से कहा जाता है कि 2 लाख रुपए में मेरा घर नहीं चलता, 2 लाख रुपए सिक्का राइजुल वक्त मेरे लिए मंथली नाकाफी हैं। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर तजियाकार हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, हुमायूं मिर्जा साहब। बहुत शुक्रिया हुमायूं साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। हुमायूं साहब, क्या कहेंगे सूरत हाल के अंदर अगर यही मामला चलते रहे तो आगे सिर्फ एटम बम की ही गुंजाइश रह जाती है? असल में अली भाई, बात यह है कि ये महंगाई के जो बेसिक कॉजेज होते हैं ना जी, हमें सबसे पहले उनको समझने की जरूरत है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर कहीं महंगाई हो रही है तो आपको उस मुल्क में ये नजर आता है कि अब उसकी जो इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ जाती हैं जी, और जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कम हो जाती हैं। अब यहाँ सूरत हाल ये है कि ये हुकूमत तो दावे करती है कि एक्सपोर्ट्स जो हैं वो बढ़ गई हैं और हमारे जो मामलात हैं वो ऐसे हो गए वैसे हो गए, लेकिन रोजाना की बुनियाद पर महंगाई में इजाफा हो रहा है जी। और वो कुछ इस तरीके से हो रहा है कि आप इसको इस तरह समझें कि महंगाई के बढ़ने की इस वक्त जो शरह है पाकिस्तान में वो 1.38% हर हफ्ते जी। तो भाई अब ये मजीद कितने हफ्ते जब तक ये लोग मुसल्लत रहेंगे, तो आज से 10 हफ्ते बाद या 20 हफ्ते बाद ये महंगाई जो है ये कहाँ की कहाँ जाएगी। सही। तो ये सूरत हाल है। फिर इनडायरेक्ट टैक्सेस की इसमें भरमार हो जाती है जी। वो कहाँ से, जब आपका जो ताजिर है, सनतकार है, उसके पास जरिया आमदन इतना है ही नहीं और वो टैक्सेस जो है वो दिए जाए। तो बात यह है कि ये मामला भाई इस तरह से नहीं होंगे। उसके लिए एक बड़ी मजबूत, बड़ी अच्छी किस्म की पॉलिसी की जरूरत होती है। अगर आप बार बार IMF के दरवाजे पे जाके और उनसे कर्जे लेते रहेंगे तो आप कभी भी इस महंगाई के ऊपर आप कंट्रोल नहीं कर सकते, क्योंकि उनका सारा इंटरेस्ट जो है वो यही होता है। आपके पाकिस्तान में है क्या? आपके यहाँ गैस है, पेट्रोल है या और जो चीजें हैं, बिजली है, वो इस पर वो कहते हैं ठीक है हम आपको पैसे देते हैं, इस पर आप ये कीमतें जो है इसकी इसमें इजाफा कर दें, हमारे पैसे जो है वो इस तरह से आप हमको देते जाएं। तो ये मामला भाई कब तक चलेगा? ये मुल्क जो है कर्जों के अंदर डूब के, और मुझे तो लगता है कि ये पूरा मुल्क ही जो है वो IMF ही इसको ना ले ले। तो हुमायूं मिर्जा साहब, इस सूरत हाल के अंदर अब ये एहतजाज का सिलसिला शुरू हुआ है। PDM अलग एहतजाज कर रही है, जो ऑपोजिशन जमातें PDM का हिस्सा नहीं है वो अलग एहतजाज कर रही हैं, अवाम अलग सरापा एहतजाज है। एहतजाज मसले का हल दिखाई देता है सर आपको? नहीं, बिल्कुल ठीक है। देखिए ये तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ना पॉलिटिकल पार्टीज का भी और आवाम का भी, कि भाई वो जब उनकी कहीं पर कोई बात जो है वो सुनी नहीं जाएगी तो उनके पास तो सिर्फ यही रास्ता रह जाता है ना कि वो एहतजाज करें। तो वो जो कुछ कर रहे हैं अकॉर्डिंग टू दी कॉन्स्टिट्यूशन कर रहे हैं ना। और तो क्या हुमायूं साहब, मैं यही पूछना चाह रहा हूं आपसे कि मतलब अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन अगर कोई काम हो रहा है तो इसका असर पड़ेगा इस हुकूमत को, जिसको कोई जमहूरी और आईनी हुकूमत मानता ही नहीं है? देखें जी, बिल्कुल मैं समझता हूं कि पढ़ना चाहिए। सही। क्योंकि देखिए मैंने आपके गुज़िश्ता प्रोग्राम में भी आपसे मैंने अर्ज किया था, मैंने आपको बताया था कि अगर इस वक्त इन सियासी जमातों ने, खास तौर पर अपोजिशन की जो बड़ी जमातें हैं जिसमें नवाज लीग या पीपल्स पार्टी या मौलाना साहब या और दीगर छोटी बड़ी जमातें जो भी हैं, अगर वो इस वक्त आवाम की नब्ज के ऊपर हाथ नहीं रखेंगे
तो आवाम का उन पर से भी एतमाद उड़ जाएगा, जिस तरह इस गवर्नमेंट पर से जो है आवाम का एतमाद जो है वो बिल्कुल खत्म हो गया है, उन पे से भी खत्म हो जाएगा। तो वो क्या करें? और क्या आप क्या समझते हैं, क्या वो अपोजिशन जमाते हैं, उनके वर्कर, उनके लीडर, ये क्या इस महंगाई, इस कमर तोड़ महंगाई से मुतासर नहीं है? इससे तो हर शख्स मुतासर है। तो मैं समझता हूँ ये बेहतर रास्ता है, इन पर प्रेशर बढ़ाया जाए। और यही वक्त है कि आप ये आवाम के जो बेसिक चीजें हैं, देखिए महंगाई के, पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, ये तमाम चीजें, ये मामला तो होते हैं। और यहाँ पर लोग मिसालें देते हैं कि जी भुट्टो साहब के दौर में इतनी महंगाई थी। अरे भाई, भुट्टो साहब के दौर में महंगाई थी तो आज महंगाई का क्या हाल है? भुट्टो साहब के दौर में आवाम के पास जो रोजमर्रा की अशिया थी वो उनकी दस्तरस में थी, वो ले सकते थे जी। आजकल तो ये मामला है कि लोग जो हैं वो रोजमर्रा की अशिया लेने से कासिर हो गए। तो आप कहाँ की बात कहाँ से ये लोग जो है जा करके मिलाते हैं? तो अल्लाह के वास्ते भुट्टो साहब का ये नाम लेना छोड़े। कोई तो शख्स था इस मुल्क के अंदर, कोई पैदा हुआ जिसको लोग आज भी याद रखते हैं, तो वो अपनी बात करें, वो भुट्टो साहब को छोड़े। वो इस वक्त इस दुनिया में नहीं है। इस वक्त हुकूमत आपकी है, अल्टीमेट लोग आपसे सवाल करेंगे, आपको जवाब देना पड़ेगा, आपको इन मामलात को टेकअप करना पड़ेगा। और अगर आप इन मामलात को नहीं कर सकते तो अल्लाह के वास्ते पाकिस्तान के लोगों की जान छोड़ें और घर जाएं। लेकिन हुमायूं मिर्जा साहब, देखिए बात यहां पर यह आ जाती है ना, अगर मैं किसी जो है वो हुकूमती रुकन से बात करूंगा तो यही बात कहते हैं पूरी दुनिया के अंदर महंगाई है, खाली पाकिस्तान के अंदर ही शोर होगा दिखाई देता है, और पूरी दुनिया के अंदर ही इन्फ्लेशन रेट जो है वो मुसलसल बढ़ता जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बढ़े तो हर किसी को तकलीफ है। पूरी दुनिया के अंदर जो है वो पेट्रोल बढ़ता जा रहा है, लेकिन अगर पाकिस्तान के अंदर थोड़ा सा पेट्रोल का रेट जो है वो बढ़ा दिया जाए तो आवाम जो है वो बिलबिला जाते हैं। वजह क्या है सर कि हुकूमत ने क्या लकीर खींच दी है कि हम हुकूमत है और ये आवाम है? देखिए, यही सूरत हाल यही है जो बात आप कह रहे हैं कि ये हुकूमत है और हम आवाम हैं, बिल्कुल ऐसी ही बात है। और ये वाकई में आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, ये लकीर इन्होंने खींच दी है। अच्छा, फिर देखिए, जो मैंने अभी आपसे दरखास्त की कि देखिए, जो आप दीगर ममालिक की बात करते हैं, ठीक है, चलिए जी, वहां पर पेट्रोल महंगा है, मैंने आपकी बात मान ली, सही, लेकिन वहां पर जो रोजमर्रा की अशिया है, मिसाल के तौर पे सब्जी, आटा, चावल, दाल, दूध, गोश्त, अंडे, भाई ये तो लोगों को उनकी दस्तरस में है, कम से कम वो खरीद तो सकते हैं। यहाँ तो आपने रोजमर्रा की जो अजनास है उसको ही लोगों की कुव्वत खरीद से बाहर कर दिया, तो क्या हाल होगा? आप मुझे बताइए, आप क्यों मिसालें देते हैं ऐसी इस किस्म की जो ये लोग मिसालें देते हैं कि दीगर मुल्क? तो भाई दीगर ममालिक में जो जमातें होती हैं वो सिर्फ आवाम के पेज पे होती हैं, यहाँ तो एक पेज वाले, और ये सब दुनिया में नहीं होता भाई। ये बातें ये करनी छोड़ें और अल्लाह के वास्ते इस तरफ तवज्जो दें और आवाम के लिए आप कुछ करें, वरना घर जाएं। बस यही सूरत है। लेकिन हुमायूं मिर्जा साहब, आखिरी 2 साल रह गए हैं सर, लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी एहतजाज पर मजबूर है। मुस्लिम लीग नून के जो सदर हैं शहबाज शरीफ साहब, वो भी यही कह रहे हैं कि इन्फ्लेशन रेट इतना बढ़ गया है कि अब गुजारा करना जो है वो आवाम के लिए इंतहाई मुश्किल दिखाई दे रहा है। क्या लगता है सर, 2 साल के अंदर जो सूरत हाल दिखाई दे रही है, IMF की सारी शराइत मुकम्मल हो चुकी हैं और मजीद जो उनकी शराइत हैं वो भी मुकम्मल हो जाएंगी, 2 साल में बचेगा क्या सर? देखिए, मैं अर्ज करूं, इसमें यह है कि यहाँ पर गवर्नमेंट का काम होता है इन मामलात को टेकअप करके वो अपनी पैदावार बढ़ाए, दीगर मामलात में उनको टेकअप करे। ये कोई तरीका नहीं है कि नशिस्तम गुफ्तम बरखास्तम के रोजे के इजलास लेके वो बैठ जाते हैं कि भाई ये जो है अब महंगाई को इस तरह कंट्रोल किया जाएगा, उस तरह कंट्रोल किया जाएगा। हमें तो कुछ नजर नहीं आता। अब सूरत हाल ये देखिए, शहबाज शरीफ हो या मौलाना साहब हो या पीपल्स पार्टी हो, चले कम से कम ये लोग अब आवाम का दुख दर्द महसूस करके सड़कों पर तो आ गए हैं ना। तब आवाम को भी चाहिए कि उनके साथ जो है वो भी। तो सर, इस दौर में पहली मर्तबा थोड़ी आए सर, ये तीसरी चौथी मर्तबा आ रही है ऑपोजिशन की जमातें सड़कों के ऊपर महंगाई के खिलाफ या आवाम के जो मसाइल हैं उनके मुतालिक जो है, या हुकूमत को ललकारने के लिए, हुकूमत के ऊपर दबाव बढ़ाने के लिए तीसरी से चौथी मर्तबा एहतजाज हो रहा है। सर, फर्क क्या पड़ रहा है? भाई फर्क पड़ेगा। देखिए, अब जो डायनामिक्स है ना, अब जिस किस्म की सियासत हो रही है, आप देखें ना जी। चलिए, मैं और आप कराची के अंदर रहते हैं जी, तो हम पहले कराची को देख लें।
भाई है तो पाकिस्तान का ही शहर कराची भी, जी। लेकिन मैं एक बात कहता हूं कि चले आप कराची, तो भाई वो इस एहतजाज में जो मुस्तकिल यहाँ की एक ठेकेदार जमात जो हुकूमत के साथ चिपकी हुई है, जी जी। मैं समझता हूं कि उनको भी चाहिए। क्या महंगाई कराची के अवाम के लोगों का मसला नहीं है? सही। तो वो भी अब अपने मामलात को जरा सा साइड पे रखें। इसी तरीके से मैं कहता हूं काफ लीग वो भी देखें कि भाई इस मुल्क में कमर तोड़ महंगाई ने लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है, जी जी। तो वो भी आए इस एहतजाज में शरीक हों। बिल्कुल। GDA भी एहतजाज में शरीक हो। सही। और अगर नहीं खड़े होते तो कम से कम अपने जो जिस जमात के वो इत्तेहादी हैं PTI के, जी जी। कम से कम उन पर इखलाकी दबाव तो डालें। इखलाकी दबाव डालना बिल्कुल हुमायूं मिर्जा साहब बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया हुमायूं मिर्जा साहब, सीनियर तजियाकार हमारे साथ मौजूद थे। कहना उनका यह था कि इत्तेहादियों को भी सोचना चाहिए, ऑपोजिशन सोच चुकी, अब इत्तेहादियों के ऊपर भी जिम्मेदारी आयद होती है। अगर इत्तेहादी अपने हलकों में जाएंगे तो अवाम सवाल करेंगे तुम्हें इसलिए वोट नहीं दिया था कि हमारे जो मौजूदा मसाइल हैं उनमें 100, 200, 300 या 1000 गुना इजाफा कर दिया जाए, इसलिए वोट दिया था कि ये 100 गुना जो मसाइल मौजूद हैं इनको 20 गुना पे लेके आए। इसी पर मजीद बात करेंगे। हमारे साथ मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा मिर्जा इश्तियाक बेग साहब भी मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया मिर्जा साहब, आपने अपना कीमती वक्त इनायत किया। मिर्जा साहब बताइएगा सर, एहतजाज पे तीसरी या चौथी बार मेरे रिकॉर्ड के मुताबिक आप लोग निकल रहे हैं सर, आपको लगता है कि आप लोग दबाव बढ़ाने में कामयाब हो जाएंगे? क्योंकि वाकई महंगाई के खिलाफ अब एहतजाज की कॉल दी जा चुकी है। देखिए, एहतजाज के अंदर सिर्फ मुस्लिम लीग के जो कारकुन हैं वो शामिल नहीं है, जी जी, बल्कि पूरे पाकिस्तान के जो अवाम है वो इसके अंदर शामिल है। क्योंकि हर आदमी इस वक्त, हर फैमिली इस वक्त जो है वो अफेक्ट हुई है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पीटी की हुकूमत जो है बड़ी डिटेल के साथ ये कह रही है कि ये महंगाई जो हुई है ये आलमी जो प्राइसेस बढ़े हैं उससे हुई है। मोहम्मद अली साहब, आप इकोनॉमी को समझते हैं। जब एक बार आपने बजट पे मुझे प्रोग्राम में लिया था, उस वक्त भी मैंने आपसे कहा था कि लोगों को मिसलेड किया जा रहा है और बजट इस तरह पेश किया जा रहा है कि मजीद ना टैक्सेस लगेंगे ना चीजों के प्राइस बढ़ेंगी, मगर ऑलरेडी IMF को ये एश्योरेंस दे दी गई थी कि हम इन तमाम चीजों के प्राइस बढ़ाएंगे। दूसरा, ये लोगों को एक बार फिर मिसलेड ये किया जा रहा है आर्मी सतह के ऊपर जो है, और ये दूसरे ममालिक में भी हुई है। अभी मैं आपको एक मिसाल दूं कि 2017 में जब नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को खत्म किया गया था तो उस वक्त डॉलर की कीमत जो थी वो 105 रुपए थी, और जब इलेक्शन हुए हैं तो 125 थी। 3 सालों में आज 174 भी हम लगाते हैं तो 39% जो है डी वैल्यू हुई है पाकिस्तान की करेंसी। यानी कि इस तरह हमारी तमाम इंपोर्टेड अशिया, जिसमें पेट्रोल भी है, खुर्दनी तेल भी है, दालें भी हैं, अजनास भी हैं, इन तमाम चीजों में 39% महंगाई जो या चीजों के प्राइस जो बढ़े हैं वो सिर्फ इस वजह से बढ़ गए हैं कि हमारी डी वैल्यू जो है करेंसी हुई है। अब करेंसी डी वैल्यू क्यों हुई है? दूसरी बात यह है कि इस तरह की खबरें आई हैं कि वजीर खजाना साहब जो IMF से मिलके आए हैं उनको 180 और 185 तक की एश्योरेंस दी है कि हम अपने करेंसी को डी वैल्यू करेंगे और हम शरह सूद भी जो है उसको बढ़ाएंगे। इन्फ्लेशन की ये हाल है कि देखिए, अगर पूरी दुनिया में प्राइसेस बढ़ी होती तो आज इन्फ्लेशन भारत में और बांग्लादेश में 6% से ज्यादा नहीं है, जबकि हम 9% को क्रॉस कर चुके हैं। और फूड इन्फ्लेशन जो है वो 12 और 13% के ऊपर जा रहा है। यही वजह है कि इस वक्त लोग जो हैं वो सड़कों पे आ गए हैं। परसों भी एक अखबार में आया कि लाहौर की एक फैमिली ने बच्चों समेत जो है वो खुदकशी कर ली, गुर्बत की वजह से सर्वाइवल उनके लिए मुश्किल हो रहा था। और अब आप आने वक्त में देखेंगे तो मैं आपके जवाब ये दे रहा हूँ सवाल का कि इस बार जो लोग हमारे साथ शामिल हो रहे हैं ये वो लोग भी शामिल है जो अफेक्ट हुए हैं। दूसरी, हुकूमत के जो गवर्नर स्टेट बैंक हैं जो लंदन के अंदर बैठे हुए हैं और PTI के मुसरत जो हैं अनिल मुसरत के साथ बैठ के इस तरह का बयान देते हैं कि जनाब आप लोगों को मुबारक हो कि आप लोगों जो पैसे यहाँ से भेजते थे, इस वक्त जी टोटल 9 मिलियन लोग जो हैं मुल्क से बाहर हैं, जबकि 22 करोड़ की आबादी जो है वो अफेक्ट हुई है डिवैल्यूएशन की वजह से, या रुपए की जो कदर है वो कम हुई है। इसमें से 50% भी वो लोग हैं जो गुर्बत से सतह के नीचे जो है जिंदगी गुजार रहे हैं। तो 11 करोड़ लोग जो हैं अवाम मुतासिर हुए हैं। और वो ये खुशखबरी UK के अंदर सुना रहे हैं
9 मिलियन लोगों को पूरी दुनिया में जो पाकिस्तानी है कि जनाब अब आप जब पाकिस्तान पैसे भेजेंगे तो आपको ज्यादा मिलेगा और आपकी एक्सपोर्ट्स बढ़ जाएंगी। तो इससे तमाम लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा अपसेट हैं कि हुकूमत को। मिर्जा साहब देखिए, बात यहां पर भी आती है कि अगर मैं फारूक हबीब साहब का जिक्र करूं या फिर मैं रजा बाकर साहब का जिक्र करूं, रजा बाकर साहब फरमाते हैं कि जी ओवरसीज पाकिस्तानियों का फायदा हुआ है। तो क्या ये हुकूमत सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों को नवाजने के लिए आई है या सिर्फ उनका सोच रही है जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले मुहिब्बे वतन कौम हैं, जो कि यहीं इसी खुली फिजा में सांस ले रहे हैं, उनका सोचना इस हुकूमत के जिम्मे नहीं है? अब मोहम्मद अली साहब, पहले तो बाहर रहने वाले जो पाकिस्तानी हैं, आप यकीन करें कि वो भी पाकिस्तान से बहुत प्यार करते हैं। जी जी। और ज्यादातर वो लोग हैं कि जो बाहर कमाते हैं वो पाकिस्तान भेजते हैं। और आज शायद उनको अगर थोड़ा सा रेट अच्छा भी मिल रहा हो, मगर उनकी फैमिली ये बतला रही है कि कितना इजाफा हो गया है महंगाई के अंदर। जी जी। और वो भी कभी इस चीज से खुश नहीं होंगे कि अगर पाकिस्तान की कदर जो है रुपीस की, वो इस रफ्तार से गिर रही है कि आप संभाल नहीं सकते। ये गवर्नर साहब जो स्टेट बैंक के इस वक्त यूके के अंदर बैठे हैं, इन्होंने पिछले 2 महीनों में 1.2 बिलियन डॉलर जो थे वो ओपन मार्केट में इन्होंने डाले कि किसी तरह हम रोक सकें, और इसमें कामयाब नहीं हुए। और अब 185 की बात हो रही है, और जितना जितना रुपीस जो है डिवैल्यू होगा, इतनी हमारी महंगाई जो है उसमें इजाफा होगी। अब डिवैल्यूएशन क्यों होती है? अगर हमारी हबीब साहब जो कहते हैं कि मईशत बहुत अच्छी जा रही है, तो रुपीस पे प्रेशर नहीं आना चाहिए और रुपीस को डिवैल्यू नहीं होना चाहिए। इंडिया में 3% डिवैल्यूएशन हुई है उनके रुपीस की, बांग्लादेश में 3% हुई है, 4 to 5% जो है वो टर्की के अंदर हुई है। और आपको मैंने बतला दिया कि पिछले 3 सालों में 39% हमारा पाकिस्तान का जो रुपीस जो है वो डॉलर के मुकाबले में डिवैल्यू हुआ है। और उसकी मेन वजह यह है कि हमारी मईशत जो है वो मजबूत नहीं है, कमजोर है। और हमने IMF से वो वादे कर लिए हैं कि हम पेट्रोल के प्राइसेस भी बढ़ाएंगे, हम इलेक्ट्रिसिटी के भी प्राइसेस बढ़ाएंगे, हम गैस के प्राइसेस भी बढ़ाएंगे, हम मजीद टैक्सेस जो है लगाएंगे। आने वाले ये जो वजीर खारजा आ रहे हैं, वजीर फाइनेंस आ रहे हैं, जी जी। वो 600 बिलियन का मतलब उनको कह के आए कि हम मजीद रेवेन्यू कलेक्शन करेंगे। क्या इस कौम में ये सकत है कि आप उनसे मजीद जो है वो टैक्सेस ले सकें या प्राइसेस को आप बढ़ा सकें? पेट्रोल के प्राइस जब बढ़ते हैं तो हर चीज जो है वो अफेक्ट होती है। जी जी। और ये कह देना कि इंटरनेशनल मार्केट में ये हो रहा है, ये बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है। और हमारे खत्ते में इस वक्त सबसे ज्यादा जो है महंगाई आई है वो पाकिस्तान के अंदर आई है। कुछ दिनों पहले अमरीकी जो मैगजीन था उसने जो बतलाया कि जो ममालिक सबसे ज्यादा महंगाई है उसमें पाकिस्तान शायद 4थे नंबर पे है। तो अब आप देखेंगे कि आने वाले वक्त में लोग सड़कों पे आएंगे और ये सब के सब इस्लामाबाद की तरफ रुख करेंगे, क्योंकि हुक्मरान जो हैं वो सिर्फ बातें कर रहे हैं मगर वो इसका कोई हल नहीं निकाल रहा है। मिर्जा साहब यहां पर देखिए, अगर मैं किसी जो है वो पॉलिटिकल स्टेटमेंट की तरफ चला जाऊं, चले ठीक है, एक वजीर का स्टेटमेंट अभी मैं पढ़ रहा था, वो मौसू फरमाते हैं कि जी मियां साहब की वजह से जो है वो आज रुपए की कदर जो है वो गिरी है, क्योंकि मसनूई तौर पर उन्होंने जो है वो रुपए को जो है वो मुस्तहकम कर रखा था। उनकी वजह से आज हम मुल्क की कर्जे के ऊपर 9 अरब डॉलर सूद अदा कर रहे हैं। सर इसका भी जवाब देना पसंद करेंगे? देखिए मोहम्मद अली साहब, ये हुकूमत 3 साल से जब से आई है वो अपनी कोताहियों पे पर्दा डालने के लिए हमेशा जो है वो यही कहती रहती है कि जो कुछ हो रहा है ये नून की वजह से। नून के वक्त में जब 2017 में मियां साहब को घर भेजा गया, उस वक्त हमारी जो शरह थी वो 6.9% के ऊपर आ रही थी। डॉलर जो था 110 रुपए के ऊपर था और लोगों को जॉब्स भी मिल रही थी, अपॉर्चुनिटीज भी थी, चीजें भी महंगी नहीं थी। आज तमाम चीजें डबल से ज्यादा चली गई हैं। और आपने ये डाल देना कि 3 साल तक जनाब ये प्रीवियस हुकूमत की हो रहा है, ये एक्सेप्टेबल नहीं है। लोगों को आप मजीद बेवकूफ नहीं बना सकते। आप लोगों से झूठ बोल के आए थे और ये कह के आप आए थे कि हम दूध की नहरें जो हैं वो बहा देंगे, और अब लोग आपसे तकाजा कर रहे हैं कि वो नहरें कहाँ हैं दूध की, और अब हमारे लिए सर्वाइवल मुश्किल हो रहा है। और अब ये पंजाब में जो खुदकशियों का एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, इसका तमाम जो है जिम्मेदार जो है PTI की हुकूमत है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, मुस्लिम लीग नून के अहम रहनुमा हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना यह था कि सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क़यादत और मौजूदा हुकूमत के ऊपर भारी जिम्मेदारी आयद होती है। एक बड़ी आज अच्छी बात सुनने को मिली और मुर्तज़ा वहाब साहब की जानिब से एक स्टेटमेंट दिया गया। मुर्तज़ा वहाब साहब फरमाते हैं कि जी उर्दू लुगत के अंदर जो महंगाई का लफ्ज मौजूद है उसकी जगह पर इमरान खान साहब की तस्वीर लगा दी जाए तो बेहतर होगा। और इस पर सोशल मीडिया के ऊपर भी काफी जो है वो कमेंट सुनने को मिल रहे हैं और आया किसी हद तक ये बात दुरुस्त भी समझी जा सकती है, क्योंकि महंगाई बेइंतहा बढ़ रही है और इसी महंगाई को रोकने के लिए अगर मौजूदा हुकूमत ने इकदाम नहीं किए, और जैसा कि मिर्जा इश्तियाक बेग साहब फरमा रहे हैं कि $600 बिलियन की जो है वो रेवेन्यू कलेक्शन की बातें जो है मौजूदा फाइनेंस मिनिस्टर IMF के सामने करके आ चुके हैं, तो फिर पाकिस्तान का अल्लाह ही हाफिज है। इसी के साथ अपने मेजबान मोहम्मद अली को दीजिए इजाजत। सेहत ने साथ दिया और जिंदगी ने वफा की, तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।